बिहार में एईएस से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। अस्पतालों में तिल तिल कर बच्चों की मौत हो रही है। एसकेएमसीएच में आज एक और बच्चे की मौत हो गई। बच्ची को 16 जून को ही एसकेएमसीएच लाया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही एसकेएमसीएच में एक और बच्चे की मौत हो गई। वहीं बेतिया में भी एक की मौत हो गई है। इसके साथ ही बिहार में एईएस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। अकेले मुजफ्फरपुर में ये संख्या 113 है। अस्पताल में मातम पसरा हुआ है। वहां लगातार परिजनों की चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। अस्पताल में हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रवीण ठाकुर ने। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से लगातार मौत का सिलसिला जारी है और एसकेएमसीएच में फिलहाल आज सुबह एक बच्चे की मौत हुई है जो 4 दिनों से यहाँ भर्ती थे और अभी इस बच्चे की मौत हुई है जो मुजफ्फरपुर के मीनापुर का पॉकेट्स है। कितने दिनों से ये भर्ती था? 3 दिन से, 16 तारीख से। अच्छा, हाँ। कहाँ से आए हैं? मीनापुर नंदना से। अच्छा, ये चमकी ही था? चमकी ही था। अच्छा, कोई सुधार नहीं हुआ था? सुधार होकर कल ठीक ठाक था, फिर वापस 8 बजे के बाद में इसकी स्थिति बिगड़ गई है। फिर बेहोश वापस होने लगा, उसके बाद में सुस्त हो गया। पानी वगैरह दवा हुआ चला, उसके बाद में कंट्रोल में नहीं आया। कौन है बच्चा आपका? बच्चा वहाँ है, लड़की है। आपकी कौन है? लड़की है, हमारी लड़की है। आपके गांव में और भी ये केस आया? ऐसा केसेस तो अभी मेरे गांव में नहीं है, प्रथम मेरा ही है। पहले कुछ सालों में मीनापुर में हुआ था आपके गांव में? नहीं, इधर तो कुछ नहीं हुआ था, हमें जानकारी नहीं है। मुझे प्रथम मेरा ही मेरे गाँव में नंदना पंचायत है, अकेला हुआ था। तो लगातार जो चीख पुकार है वो सिलसिला चल रहा है और आज सुबह में 9 मरीज एसकेएमसीएच में नए भर्ती हुए हैं और इस प्रकार जो कुल प्रभावित बच्चे हैं उसकी संख्या 500 से अधिक हो गई है। जो आंकड़ा है वो 505 के करीब पहुंचा है जो प्रभावित बच्चे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है लगातार। जो 112 बच्चे की मौत अब तक हो चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक 109 बच्चों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन लगातार देर रात से मौत का सिलसिला जारी है और उसी कड़ी में एक बच्चे ने फिर दम तोड़ा है। तो जाहिर है एक बड़ा सवाल, लगातार जो परिजन हैं उनके चीख पुकार की आवाज़ इस परिसर में गूंज रही है और नए नए मरीज जो मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके हैं वहाँ से भर्ती हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एईएस के प्रकोप से बचाने के लिए लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं। एसकेएमसीएच परिसर स्थित मंदिर में स्थानीय लोगों ने हवन यज्ञ शुरू कर दिया है। मंदिर के पुजारी के मार्गदर्शन में ये यज्ञ चल रहा है। लोगों का मानना है कि बच्चों को बीमारी से बचाने में डॉक्टर नाकाम हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों को दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। इसे देखते हुए पूजा आराधना चल रही है ताकि जल्द से जल्द बारिश हो जाए, ताकि तापमान गिर जाने पर बच्चों के बीमार होने का सिलसिला बंद हो जाए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुधीर। बच्चे मर चुके हैं तो दवा चल ही रहा है और सरकार भी इस पर तत्पर है और उसके लिए दुआ की भी ज़रूरत है। हम सारे लोग मिलकर के हवन के माध्यम से हम लोग दुआ स्टार्ट किए हैं कि ये विपत्ति की घड़ी टले और ये दुख की घड़ी टले, बच्चे लोग स्वस्थ हो और भगवान से भी आग्रह अनुरोध करते हैं कि बारिश प्रदान करे इस धरती पर, जिससे तापमान घटेगा। ये पूजा का असर पूरा होगा और स्वयं भगवान प्रकट होकर के सभी बच्चों पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ताकि हमारे जितने भी बच्चे मर रहे हैं उन सब पर आशीर्वाद प्राप्त कर के सभी बच्चे अच्छे होंगे और बारिश भी होगी। यही हम कृपा और उनसे प्रार्थना कर के हवन और पूजन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बारिश हो और सभी बच्चे अच्छे होकर के अपने माता पिता के साथ घर जाएं। मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर दवाओं का दौर बहुत लंबा चला, अब दुआओं का दौर शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं कि एसकेएमसीएच परिसर में एक मंदिर है जहां कि हवन यज्ञ कराया जा रहा है और हवन यज्ञ में ये लोग शामिल हैं। बच्चों की बेहतरी के लिए, उनके कल्याण हेतु इनका मानना है कि ये यज्ञ कराया जा रहा है। यज्ञकर्ता हमारे साथ हैं। क्या मकसद है, क्या ऐसा मन में आया? देखिए, ये बीमारी जो है काफ़ी जोरों पर पकड़ लिया है। 100 से ज़्यादा ऊपर एसकेएमसीएच में बच्चे मर चुके हैं तो दवा चल ही रहा है और सरकार भी इस पर तत्पर है और उसके लिए दुआ की भी ज़रूरत है। हम सारे लोग मिलकर के हवन के माध्यम से हम लोग दुआ स्टार्ट किए हैं कि ये विपत्ति की घड़ी टले और ये दुख की घड़ी टले, बच्चे लोग स्वस्थ हो और भगवान से भी आग्रह अनुरोध करते हैं कि बारिश प्रदान करे इस धरती पर, जिससे तापमान घटेगा और इस बीमारी को दूर होगा। ईश्वर से प्रार्थना है बारिश हो, तापमान घटे, ताकि बच्चे जो इस बीमारी के कारण काल के गाल में समा रहे हैं वो ठीक हो। पंडित जी हमारे साथ हैं।
इस पूजा का कितना असर होगा? ये पूजा का असर पूरा होगा और स्वयं भगवान प्रकट होकर के सभी बच्चों पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताकि हमारे जितने भी बच्चे मर रहे हैं उन सब पर आशीर्वाद प्राप्त कर करके सभी बच्चे अच्छे होंगे और बारिश भी होगी। यही हम कृपा और उनसे प्रार्थना कर करके हवन और पूजन कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द बारिश हो और सभी बच्चे अच्छे होकर के अपने माता पिता के साथ घर जाएं। और बच्चों के कल्याण हेतु यह हवन यज्ञ मुजफ्फरपुर के SKMCH परिसर में हो रहा है। देखना है ईश्वर कितनी सुनते हैं। बच्चे जो ईश्वर के रूप होते हैं कब तक इस घातक बीमारी के चपेट से बाहर आते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 SKMCH मुजफ्फरपुर। चलिए सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता का। प्रवीण ठाकुर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। प्रवीण, यहां पर हम खबर दिखा रहे थे कि एक ओर तो पूजा पाठ का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर मौत के आंकड़ों की हम बात करें तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की वजह से अब 141 हो चुका है मौत का आंकड़ा। और जो खबरें आ रही है कि हाल फिलहाल में भी एक बच्चे की मौत हुई है। अपडेट क्या कुछ है, स्थिति में कितनी सुधार आप देख रहे हैं, बताइए। जी देखिए, जो अफरा तफरी का माहौल था वो अब भी कायम है। SKMCH में लगातार नए मरीज आ रहे हैं और सुबह से हम लोगों ने देखा है यहाँ पर तकरीबन केजरीवाल और SKMCH को मिलाकर 21 नए मरीज भर्ती हुए हैं और 3 जो मरीज जो पहले से इलाजरत थे जिनकी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी मौत हुई है। तो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, नए नए मामले भी आ रहे हैं और नए नए इलाकों से भी मामले आ रहे हैं। जिन ब्लॉक्स में के गांव में अब तक कोई केसेज नहीं आए थे उस गांव से भी बच्चे प्रभावित होकर आ रहे हैं। तो लगातार SKMCH में जो मरीजों की भीड़ है वो बढ़ रही है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं प्रभावित हैं वो डेथ भी हो रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ एक अहम बात, जो 5 साल बाद फिर से एक बार जो बीमारी के कारणों का पता लगाने का काम रुका हुआ था, आज से वो सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली से अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए एम्स के विशेषज्ञों के साथ 8 डॉक्टरों की टीम आई है और न्यूज़ 18 से अब से थोड़ी देर पहले विशेषज्ञों ने बात की है कि किस प्रकार सैंपल की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी और आज से प्रभावित बच्चों के सैंपल्स लिए जाएंगे, उनके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स, केस हिस्ट्री, उनके अभिभावकों से बातचीत, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू की जाएगी। देखिए 2010 में जब कई मामले आए थे तो 2011 में जो NCDC नई दिल्ली है और CDC अटलांटा है उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ था और 3 सालों के लगातार रिसर्च के बाद इस कड़ी को 2014 में रोक दिया गया था, जब अमेरिका के अटलांटा में CDC के टीम ने जो उन 5 बच्चों के जो ब्रेन टिश्यू लिए गए थे उसके आधार पर ये रहस्यमय बीमारी कायम था और सरकार ने पूरी तरह सुस्ती बरती इस मामले में। पिछले 5 सालों में रिसर्च का काम नहीं हुआ, इक्के दुक्के केस आते रहे। पिछले साल भी कई केसेज आए थे, लेकिन इस साल जब जून के पहले सप्ताह में कई केसेज आने लगे और लगातार वो संख्या बढ़ रही है और लगातार पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। आज से बीमार बच्चों का जो सैंपल है वो लिया जाएगा। लेकिन देखिए चुनौती की बात है, 178 मरीज अब भी इलाजरत हैं, इसमें से 16 की जो स्थिति है काफ़ी क्रिटिकल विशेषज्ञों ने बताई है। तो लगातार केसेज आ रहे हैं, मौत का सिलसिला शुरू है, जारी है और जो रिसर्च का काम है वो शुरू आज से किया जाएगा। तो एक बड़ा सा गैप आप कह सकते हैं, पिछले 5 सालों का जो गैप था उसे पूरा करना मुश्किल होगा। उन बच्चों के जो मौत हुई है उसके परिजनों के जख्म पर मलहम लगाना सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार ने इस मामले में काफ़ी सुस्ती बरती है और अब जाके एक बार फिर से रिसर्च का काम शुरू हुआ है। लेकिन देखिए ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि हीट और ह्यूमिडिटी से कनेक्टिविटी है और जब उमस भरी गर्मी होती है तो मुजफ्फरपुर और जो सीतामढ़ी, महसी, जो मोतिहारी का इलाका है और वैशाली सहित समस्तीपुर से भी इक्के दुक्के केसेज आते रहे हैं। तो कुल 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स के कई सालों की हिस्ट्री है। 1995 में यही हालत हुई थी जब हजारों बच्चे की मौत हुई थी। सरकारी आंकड़ा भले ही 2010 से तैयार किया जाता रहा हो, लेकिन गैर सरकारी स्तर पर चमकी बुखार से जो मौत का सिलसिला है वो सालों पुराना है। लेकिन सरकार ने 2014 में रिसर्च के काम को बंद करके एक अपराध किया है, आप कह सकते हैं एक जघन्य अपराध, मासूमों की मौत के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। आखिर जब देश की सरकारें ही हाथ खड़ी करती है तो लोग कहां जाएंगे। और
और साफ तौर पर आपने देखा है कि गांव गरीब और गंदगी की बात कही जा रही है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, वैसे परिवार से आने वाले मासूमों की जान जाती रही है। तो सरकार की वो तमाम योजनाएं जो आंगनबाड़ी केंद्र सामाजिक कोषांगों के द्वारा चलाई जाती है, उन तमाम वादों पर और दावों पर सवाल तो उठता ही है। लेकिन सबसे बड़ा अपराध कि पिछले 5 सालों में बीमारी के कारणों का पता लगाने का काम रोका गया। ये किसके इशारे पर हुआ, किसके निर्णय पर हुआ? एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जब जो विदेश की संस्था है CDC, सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल, और नई दिल्ली की NCDC, दोनों के कोलैबोरेशन से काम हो रहा था। NIV पुणे के कई सैंपल्स लिए गए थे पुणे के द्वारा, तो फिर RMRI पटना पर ही छोड़ दिया गया और पिछले 5 सालों में जांच की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित रही। लेकिन एक बार फिर अब से थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात हुई है कुछ विशेषज्ञों से जो एम्स के विशेषज्ञ हैं और 8 विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। उनका काम शुरू हुआ है और आज से सैंपलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन देखिए, नए नए केसेज आ रहे हैं, नए नए पॉकेट्स से आ रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है सरकार को। और अहम बात, जो इस बार चुनावी मौसम में जो 6 विभागों को लेकर जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर एक जन जागरूकता का विशेष अभियान पिछले कई सालों से चलाया जा रहा था, इस बार वो बंद रहा। नतीजा है, आम लोग भगवान भरोसे हैं और मासूमों की मौत जारी है। चलिए प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रवीण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, अपडेट जानकारी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम पर दे रहे थे। बढ़ते आगे रुख करते हैं बड़ी खबर का, जो नालंदा से आ रही है, जहां 40 से अधिक लोग बीमार हैं। डायरिया से 40 से अधिक लोग बीमार हैं। गांव में भोज खाने के बाद सभी बीमार हुए हैं। सभी निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। राजगीर के जती भगवानपुर गांव का मामला है। तो नालंदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 40 से अधिक लोग बीमार हैं। डायरिया से 40 से अधिक लोग बीमार हैं। गांव में भोज खाने के बाद सभी बीमार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक का एजेंडा एक देश एक चुनाव है। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैठक में 2022 में आजादी के 75वें वर्ष के जश्न, महात्मा गांधी के इस साल 150वें जयंती वर्ष को मनाने समेत कई मामलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक दोपहर 3 बजे से संसद लाइब्रेरी में होगी। वहीं कांग्रेस ने 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध कर सकती है। इसके लिए कांग्रेस ने आज सुबह 10:30 बजे विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। इस बैठक में तय किया जाएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी की इस बैठक में शामिल हुआ जाए कि नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी की ओर से दिल्ली में बुलाई गई बैठक का जेडीयू ने स्वागत किया। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का कहना है कि अगर देश के सभी राज्यों में एक साथ एक ही बार में चुनाव होने का सीधा लाभ देश को मिलेगा, देश में हो रहे विकास कार्य अधिक दिनों तक बाधित नहीं होगी। वहीं इस पहल का बीजेपी कोटे के मंत्री विनोद नारायण झा ने भी स्वागत किया और कहा है कि पीएम मोदी का ये कदम सराहनीय है। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो इसका लाभ देश की जनता को होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन में आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक आज अहम बैठक होने वाला, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जा रहे हैं। हमारा मानना है कि इसमें जब इलेक्शन होता है तो खर्चा भी ज़्यादा होता है अलग अलग इलेक्शन करने से, और जो विकास का मुद्दा है वो भी गौन हो जाता है, इसलिए कि ज़्यादा टाइम लगता है। तो विकास बाधित ना हो और ज़्यादा समय लिया जाता है इलेक्शन में, वो पीरियड को भी कम किया जाए। तो आज बैठक है, बैठक के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार देंगे। इलेक्शन में विकास बाधित होता है अनेक बार होने से। यदि ये समेकित रूप से एक बार हो तो कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन लोकतंत्र की मान्यता है, हमारी संवैधानिक मर्यादाएं हैं, वो ना टूटे। बाई इलेक्शन होना है, मिड टर्म पोल होना है, तो सारी बातों का तारतम्य बैठाकर ये एक आवश्यक काम है और इसमें सभी की सहमति आवश्यक है। सभी राजनीतिक दलों की सहमति हो, बौद्धिक समाज की सहमति हो, आम जनता की सहमति हो। इसके लिए ये प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है और प्रधानमंत्री यदि नए भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो इस दिशा में काम कर रहे हैं तो वो बधाई के पात्र हैं।
सूबे में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए डीजीपी एक्शन में आ गए हैं। बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार थानों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में वो बिहिटा थाना पहुंचे और सभी पदाधिकारियों को बारी बारी से बुलाकर उनके पेंडिंग केस की जानकारी ली। इस दौरान 2 मुंशी को लाइन हाजिर करने का फरमान जारी कर दिया। वहीं थानेदार को जमकर क्लास लगाई और उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा। डीजीपी के इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप है। सर, देर रात डीजीपी थाना को निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ? हम रोज ही घूमते हैं 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। 8 बजे से 3 बजे तक रात में हम फील्डिंग में। बीटा थाने के बारे में कुछ सर? ठीक नहीं है, सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से गायब हैं। तेजस्वी पर कयासों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सबके बीच तेजस्वी यादव पर आरजेडी ने बड़ा खुलासा किया। आरजेडी नेताओं का दावा है कि तेजस्वी दिल्ली में हैं और फिलहाल बीमार चल रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष को यह दावा पच नहीं पा रहा। आखिरकार तेजस्वी यादव का मिला सुराग। दिल्ली में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। फिलहाल तेजस्वी यादव है बीमार। स्वस्थ होते ही लौटेंगे बिहार। पिछले कई हफ्तों से बिहार की राजनीति से गायब तेजस्वी यादव को लेकर सियासी पारा उफान पर है। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी और उनके देश से लेकर विदेश तक में होने की तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कोई सिंगापुर तो कोई कहीं और तेजस्वी का ठिकाना बताने में जुटा है। लेकिन इसी बीच आरजेडी ने खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव बीमार हैं और फिलहाल दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। यादव की तबीयत अभी नासाज है, इस वजह से वो नहीं आ सके हैं दिल्ली से। पहले कोई तेजस्वी यादव जी के बारे में नहीं कहा था कि उनकी तबीयत खराब है। आज मैं कह रहा हूँ ना, हमें जो जानकारी मिली है कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है। कब से खराब है उनकी तबीयत? अब तो डेट हम नहीं बता सकते हैं कि कब से तबीयत खराब है, लेकिन उनकी तबीयत कुछ नासाज है। आरजेडी की इस जानकारी पर सहयोगी दल तो नपी-तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ जेडीयू को इस दावे में कोई सच्चाई भी दिखाई नहीं दे रही है। नहीं थी कांग्रेस पार्टी को उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी? आज जानकारी हुई है तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पे पार्टी के नेता जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, विधायक दल के नेता हैं, वरिष्ठ नेतागण ने निश्चित तौर पे पूछेंगे। पता चला है तो स्वाभाविक है पार्टी के लोग उसमें तहकीकात करेंगे, हमसे मिलने जाएंगे, बात करेंगे। नेता कहाँ हैं? हम तो बोले कि FIR होना चाहिए, गुमशुदा का पोस्टर लगना चाहिए, लेकिन आज मुझको सुनने में आया है कि बीमार है। इतने दिन तक कहाँ थे? आज क्यों सवाल उठ रहा है कि बीमार हैं? क्यों इस सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बीमार है? इतना दिन से गायब कहाँ है? बहरहाल तेजस्वी की अनुपस्थिति को लेकर आरजेडी नेताओं के इस खुलासे में कितनी सच्चाई है, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है। वैसे चर्चा इस बात की भी है कि महज 10 दिनों के बाद शुरू होने वाले बिहार विधानमंडल के सत्र में तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी आरजेडी को भारी पड़ सकती थी। लिहाजा तेजस्वी का बिहार की राजनीति में लौट आना हर हाल में तय था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी कोटे से इस बार राज्यसभा कौन जाएगा, ये सवाल जोर पकड़ने लगा है। इस मसले पर बीजेपी में ही अलग अलग राय है। एक धरा ये कह रहा है कि इस बार एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान राज्यसभा जाएंगे, तो दूसरा धरा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही राज्यसभा भेजने की वकालत करता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। 5 जुलाई को राज्यसभा के लिए मतदान होने जा रहा है। इस बीच ये सवाल जोर पकड़ने लगा है कि इस बार बिहार बीजेपी कोटे से राज्यसभा कौन जाएगा। वैसे एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान का नाम सबसे ऊपर है। वहीं बीजेपी का दूसरा धड़ा इस बार ब्राह्मण को तरजीह देने की वकालत कर रहा है। इस धरे में बीजेपी के एमएलसी सच्चिदानंद राय आते हैं। नहीं, निश्चित तौर पर माननीय रामविलास जी सबके आदरणीय एनडीए के हम लोग के कद्दावर नेता हैं और सबकी इच्छा भी है, और कुल मिला के सब फैसले या नेतृत्व वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी वो होगा। राधा मोहन शर्मा जी को जो प्रथम जो सीट खाली हुआ विधान परिषद में वहाँ भेजकर
और मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरा वचन भी पूरा करेंगे। बल्कि मैंने तो आग्रह किया है कि चूंकि बिहार से और विभाजित बिहार से भी और विभाजन के बाद बिहार झारखंड से आज तक किसी ब्राह्मण को नहीं भेजा गया, तो मैंने तो आग्रह किया है कि इस बार किसी ब्राह्मण समाज से भेजा जाए। ब्राह्मणजन तो रहेगा, इस बार ब्राह्मण हो। राज्यसभा सीट को लेकर बीजेपी में किचकिच ने विपक्षियों को बैठे बिठाए हमला बोलने का मौका दे दिया है। आरजेडी विधायक विजय प्रकाश का कहना है कि बीजेपी की पुरानी फितरत है, काम लेने के वक्त मीठी बातें करती है, काम निकल जाने पर अपना रंग दिखाती है। ये पारदर्शी नहीं है और इनका जो है नेचर हमेशा रहा है कि काम निकल जाता है तो हम पहचानते नहीं हैं। ये इनका नीति और नियति रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इधर इन सबके बीच जेडीयू बीजेपी के उस धड़े के साथ खड़ी नजर आ रही है जो कि एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने की वकालत कर रही है। पहले मैं नहीं सोचता हूँ सच्चिदानंद राय भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जिनकी बात का बहुत ज्यादा संज्ञान लिया जाना चाहिए। बात भले ही एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को लेकर की जा रही है, लेकिन इस सवाल पर एलजेपी खामोश है। आने वाले चंद दिनों में ही साफ हो पाएगा कि इस बार बिहार बीजेपी कोटे से राज्यसभा जाने का सौभाग्य किसे मिलता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।